मेरे प्यारे दोस्तों, हाल चाल क्या है। तो हम डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हम आज बात करेंगे बीए पार्ट वन का, प्रथम सेमेस्टर का, प्रथम वर्ष का राजनीति शास्त्र का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था इसमें। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है इसको। तो देखिए, इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, बार बार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। तो लिखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, प्रश्न पढ़ देते हैं। कह रहा राजनीति विज्ञान के, जो राजनीति विज्ञान होता है, राजनीति विज्ञान के प्राचीन तथा परंपरागत वर्गीकरण की व्याख्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा राजनीति विज्ञान है उसका प्राचीन वर्गीकरण क्या है और उसका परंपरागत वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसको उत्तर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इस उत्तर में सरकार के रूपों के लिए, सरकार जो होती है हमारी के रूपों के लिए हमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के इतिहास को देखना होगा। हमको क्या देखना होगा? प्राचीन यूनान को। सब जब हम क्या है, जब प्राचीन और परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो वर्गीकरण करते हैं तो हमें प्राचीन यूनान के इतिहास को जानना पड़ेगा। जो हमारे यूनान था, ठीक है, ग्रीस जिसे कहते हैं, उसकी ओर देखना पड़ेगा। उस समय नगर राज्यों में कई प्रकार के शासन तंत्र प्रचलित थे। जैसे उस समय जो है, अगर नगर राज्य में जाएंगे, नगर राज्य में तो अलग अलग शासन तंत्र क्या थे? प्रचलित थे। उनके आधार पर हेरोडोटस एक व्यक्ति हैं, राजनीति शास्त्री हैं, जिसने शासन तंत्रों के राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र विभाजित किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा शासन तंत्र है उसको कई भागों में बांटा गया है। पहला जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया। ये 3 प्रकार के शासन तंत्र की बात किए थे। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। किसने बात किया था? हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। उन्होंने जब कहा कि जब स्वार्थी, अत्याचारी तथा भ्रष्ट, जब शासन तंत्र क्या हो जाता है, स्वार्थी, अत्याचारी तथा भ्रष्ट हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है ना, उत्पीड़न तंत्र नामक चौथे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न होने लगता है। उत्पीड़न समझ रहा ना? उत्पीड़न का मतलब ये होता है जो चाहे तो राजा क्या करता है, जो निरंकुश राजा रहता है वो उसके प्रति काम करता है। ये हेरोडोटस कहते हैं कि जब राजा जो होता है, जो शासन तंत्र स्वार्थी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है और भ्रष्ट हो जाता है, तो वहां पर उत्पीड़न तंत्र चौथा रूप परिवर्तित कर लेता है। लोगों का उत्पीड़न होने लगता है, लोग एकदम उससे परेशान हो जाते हैं। वो मन मर्जी क्या करता है, वहां का शासन तंत्र हो जाता है, वो मन का मर्जी करता है। इसके बाद हेरोडोटस के बाद सुकरात आते हैं। वो कहते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र को मान्यता प्रदान की। सुकरात आते कहते हैं राजतंत्र होना चाहिए, कुलीन तंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए मान्यता प्राप्त की। जिस परिवेश में रहेंगे, जैसे लोग मानेंगे, उसी तंत्र को अपनाना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन उसके भेद प्रस्तुत किए। अयोग्य कुलीन तंत्र, तो जो कुलीन तंत्र का एक विस्तृत विकृत रूप है। कहता है कि अगर कुलीन तंत्र अगर बनाया गया है, कुल के अनुसार तंत्र को बनाया गया है, तो उसमें अगर विकृति रूप आ जाता है तो जनता के लिए, वहाँ के समाज के लिए क्या होता है, एक कह सकते हैं कि अव्यवस्था फैल सकती है। जहाँ कुलीन तंत्र क्या होगा, कुलीन तंत्र अगर विकृत रूप ले लेगा, खराब रूप ले लेगा, कमजोर रूप ले लेगा, तो वहाँ का जो सिस्टम होगा वो फेल कर जाएगा। वो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, प्लेटो आदर्श राज की कल्पना करते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। प्लेटो आदर्श राज हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर आदर्श राज्य का शासन हो। कहीं न कहीं पाप है, पुण्य है, कहीं न कहीं अत्याचार है, कहीं न कहीं क्या कह सकते हैं, स्वार्थ है। वहाँ राजा जो होता है, सम्राट जो होता है, जो राज्य करने वाला व्यक्ति होता है, कुछ न कुछ पाप ये सब करता रहता है। इसके इसलिए उन्हें उसने अन्य 2 आधारों के आधारित राज्यों को वर्गीकरण किया। एक तो राज्य जिनके कानूनों का आधार ज्ञान होता है। देखिए, जब कानून बनता है ना, बिना ज्ञान के नहीं बनता है, ठीक है। और किसके ऊपर होता है? जनता के ऊपर। दूसरा जो होता है, जिनके कानून का आधार ज्ञान न होकर स्वेच्छा होता है। राजा क्या करता है, कानून तो बनाता है लेकिन स्वेच्छा से बनाता है, अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है। एक होता है सब लोग मिल करके बनाते हैं कानून, तो सब सर्वमान होता है। जैसे मान लीजिए 20, 25, 50 लोग यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई आरोपी है, ठीक है, उस पर कानून बना हुआ है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर ये
कार्य करेगा तो उसके ऊपर एक कानून लगेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे छोटा है, चाहे राजा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे मध्यम का हो, सबके ऊपर एक जैसा क्या लगेगा, अपराध के श्रेणी में आएगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक होता है राजा के द्वारा, राजा सम्राट हो तो स्वयं कानून बना देता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पर कार्य करेगा तो उसको उसके द्वारा जनता से नहीं पूछेगा। तो वही कह रहा है कि जो कानून का जो आधार होता है, एक होता है ज्ञान के आधार पर किया जाता है सब पे एक समान, एक होता है राजा के द्वारा किया जाता है जो ज्ञान न होकर स्वेच्छा से होता है। ज्ञान पर आधारित राज्य 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान आधारित राज्य क्या होते हैं? 3 प्रकार, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, याद रखिएगा। ज्ञान आधारित पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। इसके विपरीत अज्ञान पर आधारित शासन तंत्र क्या होता है? उत्पीड़न राजतंत्र होता है, उत्पीड़क कुलीन तंत्र होता है, उत्पीड़क जनतंत्र होता है। तो ये जो उत्पीड़क का मतलब ये होता है कि किसी को अत्याचार करना, किसी के ऊपर क्या करना, पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देना, ठीक है, ये उत्पीड़न होता है। जैसे उत्पीड़न होता है ना, जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है, चाहे कह सकते हैं जो छोटे वर्ग जो होते हैं, SC ST होते हैं, उत्पीड़न लोग करते हैं बड़े जाति को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर होता है। इसके बाद आते हैं व्यक्ति याद जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु का वर्गीकरण पर प्लेटो की स्पष्ट छाप है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। प्लेटो ने अपने वर्गीकरण का आधार कानून को बताया है। प्लेटो कहते हैं कि कानून के आधार पर चलना चाहिए, जबकि अरस्तु कहते हैं नैतिकता के आधार पर चलना चाहिए। देखिए, अगर नैतिकता के आधार पर चलेंगे तो सब लोग नैतिकता के आधार पर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। दोनों की बात तो सही है। अगर नैतिक व्यक्ति अगर ला दिया जाए समाज में, तो समाज में कैसी ऐसी भ्रष्ट समाज नहीं होगी, या कह सकते हैं कि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन अगर कानून बना दिया जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? डरेंगे। तो दोनों बात इनका सही है। प्लेटो कहते हैं कानून के आधार पर, और अरस्तु कहते हैं नैतिकता के आधार पर संगठन बनाना चाहिए। राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना है। उद्देश्य के आधार पर उसने राज्यों को 2 वर्गों में रखा है। जो राज्य अपना ध्येय श्रेष्ठ करता है, उच्च जीवन को प्राप्ति रखता है, समान राज्य है। जो इस राज्य लक्ष्य को भूल जाता है, असामान्य या विकृत राज्य हो जाता है। देखिए, एक राजा होता है, एक समाज का जो वर्गकृष्ट व्यक्ति होता है, बड़ा उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या, अगर असमान विकृत राज्य बनाना चाहेगा तो अपने मनमानी ढंग से वो काम करेगा, ठीक है। उसके वर्गीकरण का दूसरा आधार शासकों की संख्या है। अगर एक समाज में बहुत सारे शासक आ जाएंगे ना, एक गांव में मान लीजिए 2-3 प्रधान अगर हो जाएं, तो वहां पर क्या होगा ना, वो विकृत राज्य बन जाएगा, वो विकृत गांव बन जाएगा। अब जनता किसके प्रति जाएगी? मान लीजिए पहला प्रधान के प्रति गई तो कुछ बोलने स्टार्ट कर दिया, कहेगा अच्छा वो मेरे द्वार पर नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। उसके ग्रुप बने, जैसे जब चुनाव होता है ना, अपने यहाँ देख लीजिए, जब चुनाव होता है तो क्या पता चलता है कि कई भागों में पार्टियां बढ़ जाती हैं, लोग बढ़ जाते हैं, आपस में डिस्ट्रक्शन होने लगता है, होता ना, आपस में दुश्मनी पैदा हो, अच्छा हमारे साथ नहीं रह रहा है, जितने दो हमको, प्रधान बनने में देखो उसको किसको कम बताएंगे। तो इस तरह की होती है। तो जब शासकों की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो इस पर अरस्तु के अनुसार शासन तंत्र और अधिकरण को 2 आधार के, शासकों की संख्या, राज्य के उद्देश्य, शासन की भावना। वो कहते हैं शासकों की संख्या अगर है तो वहां पर विकृति उत्पन्न हो जाएगी उस राज्य में, उस क्षेत्र में। दूसरा, अगर राज्य के उद्देश्य, अगर उद्देश्य सही तरीके से नहीं पूरा किया गया किसी शासक के द्वारा, तो वहां पर समाज में क्या होगा? विकृति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे उद्देश्य क्या है, लोगों का रोटी कपड़ा मकान है, अगर आवश्यकता उसका दिया जाए तो क्यों आदमी झगड़ा करेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा? रोजगार मिलेगा तो क्यों करेगा, ठीक है। वही बात कह रहा है। इस आधार पर 2 वर्ग है, एक सामान्य तथा सर्वहित, एक विकृत और उत्पीड़न। जो सामान्य और सर्वहित होते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। राजा क्या करता है? शासक वहां का सब कुछ दे देता है, लेकिन एक विकृत उत्पीड़क होता है उसको छोड़ देता है, ठीक है। अतः इस आधार पर वह कहता है कि यदि शासन सूत्र एक व्यक्ति के हाथ में हो तो सर्वहित के अनुसार चलता है। अगर शासन क्या है, जैसे घर ही देख लीजिए, अगर एक घर जो एक व्यक्ति के हाथ में चल रहा है ना, तो घर बढ़िया चलेगा। अगर उसके 10 मालिक होंगे, 4 मालिक होंगे, तो घर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई कहेगा आज चावल बनेगा, कोई कहेगा सब्जी बनेगा, मीट बनेगा, तो कोई कहेगा फला बनेगा। अब नहीं बनेगा तो भी क्या है? डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट है, तो समाज क्या होगा? विघटन होना स्टार्ट है, विकृति आना स्टार्ट है। यदि विकृति या स्वार्थी उद्देश्य के अनुसार चलता है तो उत्पीड़क राजतंत्र और अत्याचार तंत्र हो जाएगा, वहां अत्याचार होने लगेंगे। यदि शासक थोड़े से व्यक्तियों का हो तो समान हित के अनुकूल होता है, कुलीन तंत्र कहलाएगा। यदि स्वार्थपूर्ण उद्देश्य संचालित होता है तो उत्पीड़क कुलीन तंत्र अथवा वर्ग तंत्र की संज्ञा पाएगा। शासन
सूत्र बहुत व्यक्तियों के साथ साथ में होता है। लोक कल्याण इंपॉर्टेंट क्या होता है? लोक कल्याण। देखिए कोई शासन का काम क्या है? लोक कल्याण, लोगों के हित में बात करना, सभी वर्गों की बात करना, ये बात करता है कि नहीं करता है? विकृति का स्वाद, अगर उसको हम क्या है ना आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे तो क्या उसके मन में क्या उत्पन्न होगा? अगर मान लीजिए एक को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या है ना, मैं यहाँ कोई फंक्शन किया या कुछ मेरे पास हाथ में था, इसको दे दिया, उनको नहीं दिया, तुमको दिया, इसको नहीं दिया, तो क्या दिमाग में आएगा? अरे सर बहुत खराब है, हमको नहीं दिए, ठीक है, हमको नहीं देते हैं। हम एक को बोल रहे हैं, दूसरों को नहीं बोल रहे हैं, वही बात पर दो लोग झगड़ा किए, एक को मारे, ठीक है, और दूसरे को नहीं मारे, तो हम क्या करें? पक्षपात करेंगे ना। तो वहाँ पर जो शासक होता था, राजा होता था, वो पूरी तरह से क्या होते थे? इसी अवस्था में हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद राज्यों का उद्देश्य शासन की भावना, ठीक है। एक शासन एक राजतंत्र, कुछ शासन कुलीन तंत्र, देखो ना, अत्याचार तंत्र, बहुत शासनों का मतलब अलग अलग क्या किया गया है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र, अत्याचार तंत्र, वर्ग तंत्र, प्रजातंत्र में बांटा गया है। अब परिवर्तन चक्र होता क्या है? देखिए क्वेश्चन जो था बहुत लंबा है यहाँ से, तो उसको पढ़ेंगे हम पूरी तरह से पूरा। देखिए कितना बड़ा है यहाँ, कम से कम कौन सा क्वेश्चन था ये, आप पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है परिवर्तन चक्र क्या होता है? साइकिल ऑफ चेंज। अरस्तु ने वर्गीकरण की विशेषता यह है कि वह सरकारी सरकारों का परिवर्तन चक्र उपस्थित करता है। यह पहिए की जो नाई होती है, सरकार के रूप में चक्कर देते रहते हैं, समझे, और नियमित ढंग से एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे सरकार होता है ना, जैसे एक सरकार आई, दूसरा सरकार आया, और अपना जो सरकार होता है कि एक वादे करके आती है, तभी जनता उसको क्या करती, जिताती है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे। अगर काम पर खरा नहीं उतरते हैं तो लोग क्या करते हैं? अच्छा बहुत झूठ बोला था ना, उसको अगली बार आने दो, उसके बाद हमको बताएंगे क्या होता है। तो ये हमारा प्रजातंत्र होता है। क्या होता है? जिसे लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रजा ही तंत्र होता है। प्रजा ही क्या करता है? किसी चुनाव को जो जो हमारे लीडर होते हैं, जो कह सकते हैं नेता होते हैं, उनको जिताते हैं, जो लोकप्रिय नेता होते हैं, और फिर सिस्टम में आकर के अपना काम करवाते हैं लोग, ठीक है। तभी उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन स्वार्थ के आ जाने से उत्पीड़न राजतंत्र का रूप लेते हैं। जब व्यक्ति क्या स्वार्थी हो जाता है तो वो उत्पीड़क, उसके बाद आगे चल के उत्पीड़क राजतंत्र कालांतर में कुलीन तंत्र का स्थान दे देता है। जब शासन कुछ विवेकशील व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, फिर सत्ता धीरे धीरे क्या हो जाता है? अविवेकपूर्ण तथा स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में जब चली जाती है तो वो अलग हो जाता है। जब देखो अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाएगा शासन तंत्र, तो कह सकते हैं कि अच्छा काम होगा, और बुरे व्यक्ति के हाथ चल जाएगा तो बुरा ही करेगा, कितना है। और यही जा करके क्या हो जाए? डेमोक्रेसी का निर्माण हो जाता है। अंत में इसका भी अंत में एक शक्तिशाली नेता द्वारा विनाश हो जाता है और राजतंत्र की स्थापना होती है। पुनः एक चक्र प्रारंभ होता है। देखिए ये जब कोई भी प्रजातंत्र आता है तो उसमें कुछ न कुछ जब कमियां खामियां उत्पन्न होती है, तभी क्या होता है? डेमोक्रेसी से एक डिक्टेटरशिप के रूप में उत्पन्न हो जाता है। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना क्या है? अरस्तु द्वारा राज्य में वर्गीकरण की आलोचना की दृष्टिकोणों से की गई है। प्रथम, अरस्तु का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जो अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था वो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं किया था, ठीक है। अंकों का परिमाणवाचक पहलू पर जोर देता है, गुणवाचक पहलू की अपेक्षा करता है। अरस्तु ने कहा कि गुण के आधार पर रखा जाए, ठीक है। किसके आधार पर रखा जाए? देखिए नहीं, इसमें बताया था कि अंकों का परिमाणवाचक, परिमाण मतलब परिणाम का मतलब जो रिजल्ट दे रहा है उसी को क्या किया जाए? सिस्टम में लाया जाए, समझे। और जिसके अंदर जो गुण है उसको नहीं लाया जाए, ठीक है। अब किसी तरह से वो कर रहा है। वस्तु का वर्गीकरण वस्तुतः आध्यात्मिक है। वस्तु बताते थे आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। संख्या का प्रयोग सिर्फ एक संकेत करने के लिए किया गया है। जनता में राजनीतिक जनचेतना किस प्रकार जागरूक होता है, धीरे धीरे वो व्यापक होती है। द्वितीय बोलते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण छोटे छोटे नगर राज्यों के लिए भले ही उपयुक्त था, आज के बहुराष्ट्रीय विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तृतीय है अरस्तु का वर्गीकरण अपूर्ण है। इसमें आधुनिक सरकारों की अनेक भेदों, वैधानिक राजतंत्र, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्याचात्मक का उल्लेख नहीं मिलता है। जो आज के समय मिलता है, अलग अलग देशों में देखे हैं, कहीं एकात्मक सरकार होती है, कहीं पर संघात्मक सरकार होती है, कहीं पर कह सकते हैं कि वैधानिक राजतंत्र होता है, कहीं पर अध्यात्मक सरकार होती है। तो उस समय जो अरस्तु बोले थे उसमें उस सरकार की कल्पना नहीं कर रहे थे, ठीक है। चतुर्थ है कि उसमें परिवर्तन चक्र का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो आलोचकपूर्ण था। आलोचकपूर्ण समझ, उसमें आलोचना होती थी, जो बात उनको कहना चाहिए वो नहीं कह पाए थे अरस्तु, ठीक है।
क्योंकि उस समय का जो परिवेश था, व्यवस्था तो अलग था, आज व्यवस्था क्या हो गया, अलग से। तो देखिए जिस तरह से परिवेश व्यवस्था होती है, जिस तरह से राजा होते हैं, प्रजा होती है, जिसकी डिमांड होती है, उसी तरह से वहाँ की सप्लाई भी होती है। सीले के अनुसार मिश्रित संसाधनों सीले के अनुसार मिश्रित संविधानों का अरस्तु का वर्गीकरण लागू नहीं हो सकता है। कई शासन पद्धतियों पे कई प्रकार की सरकारों का समन्वय पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन के शासन पद एक तंत्र होता है, हाँ? ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ पर कैसा शासन तंत्र होगा, राजा का शासन होगा, ठीक है, एक तंत्र होगा। कुलीन तंत्र लाट सभा इसे कहते हैं, और प्रजातंत्र लोकसभा के तीनों का समन्वय होगा, मतलब तीनों होंगे। इसका मतलब एक तंत्र राजा भी होगा, सांसद संसद भी होगा, और अलग अलग उसकी क्या होंगे, तीनों कुलीन तंत्र भी होगा। एक कुल के हिसाब से चलेगा, एक राजा के हिसाब से चलेगा, एक प्रजातंत्र के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और उसमें जब तीनों चलता है ना, तो किसकी बात माना जाए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ जो राजा होता है, ठीक है, उसका ही बात क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरस्तु इस वर्ग की कल्पना करने में असमर्थ है। इस आलोचकों के बावजूद अरस्तु का वर्गीकरण महत्व रखता है। ये यथार्थ में राज्यों का वर्गीकरण है। यूनान के नगर राज्यों का इतिहास तथा वर्तमान राजनीतिक विप्लव इसके परिवर्तन चक्र की पुष्टि करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रश्न का उत्तर था। अभी और बचा हुआ है, इसमें लंबा तो है लेकिन जो है ये थोड़ा कठिन टॉपिक होते हैं, थोड़ा समझना पड़ता है। अन्य विद्वानों का वर्गीकरण क्या है। यूनानी विद्वान के बाद अनेक राजनीतिक दार्शनिक और ध्यान राज्यों को वर्गीकरण की ओर गया कि कैसे राज्य को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। इन बोधा, जिनमें कौन से, बोधा, हाब्स, हैरिंगटन, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ब्रूसली, मेरियट, लीकॉक, ये सब विशेष नाम हैं जो वर्गीकरण करना स्टार्ट किए। किसके बारे में, प्राचीन और परंपरागत वर्गीकरण की व्याख्या करने में, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि शासन के तीन रूप होते हैं, गणतंत्र, राजतंत्र और स्वेच्छाचारी शासन तंत्र। कौन कहते हैं, रूसो के विचारानुसार राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र शासन के तीन प्रकार है। तो ही बात वही बोलते हैं, राजतंत्र भी होना चाहिए, कुलीन तंत्र भी होना चाहिए, प्रजातंत्र भी होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को बहुत बड़ा समर्थक था। ब्लूसलंकी ने कहा था कि अरस्तु को वर्गीकरण का अनुकरण किया था। मतलब ब्लूसलंकी जो कहा था, जो अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था ना, उसी के बारे में क्या बताया गया। उसने सरकार के दो मुख्य वर्ग किए हैं। प्रथम वर्ग में राजतंत्र, दूसरे में कुलीन तंत्र, जनतंत्र, और इसके बाद धर्मतंत्र होता है। देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, धर्म को प्रमोट करने लगा। अर्ध स्वतंत्र राज तथा परातंत्र राज होता है। जर्मन लेखक वानमाल ने ऐतिहासिक आधार पर पैतृक तंत्र, धर्म तंत्र, स्वेच्छाचारी, प्राचीन जागीरदारी, वैधानिक प्रकारों को राज्य बतलाया। इसमें आप देख लीजिए, धर्म तंत्र बड़ा पैतृक तंत्र। पैतृक का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो पिता क्या निर्वाह करे। अब बनता गया। मेरियट कहते हैं इनको वर्गीकरण कर। मेरियट का वर्गीकरण आधुनिक तथा वैज्ञानिक है। इसमें तीन आधारों पर सरकार को वर्गीकरण किया गया। पहला, शासन के अधिकारों का विभाजन। इस अधिकार पर एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं की गई। दूसरा, संविधान की प्रकृति। इन आधार पर कठोर और लचीला संविधान बनाया जाए। ये सब सही था, क्योंकि मेरियट जो बताए थे सही बता रहे थे, मतलब सही बता रहे थे कि शासन के अधिकारों को विभाजन किया जाए, कि कैसा शासन चलाया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा। इसके बाद संविधान की प्रकृति क्या होगी, कठोर संविधान होगा कि लचीला होगा। कि भारत में देखा जाए तो संविधान जो होगा कठोर भी है और लचीला भी है। कहीं कहीं कठोर दिखाता है, कहीं कहीं लचीला दिखाता है। तीसरा जो कार्यपालिका और विधानमंडल, इसके आपसी संबंध के आधार पर शासन का रूप संसदीय और अध्यक्षात्मक है। संसदीय भी होना चाहिए, वहाँ पर अध्यक्षात्मक भी होना चाहिए। लिकाक कहते हैं कि नहीं, लिकाक के वर्गीकरण की सर्वाधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक माना जाता है, और वह राज्यों को दो मुख्य वर्ग मानता है, निरंकुश राजतंत्र और प्रजातंत्र। होता था एक निरंकुश राजा था जो डिक्टेटर था, वहाँ का क्या नाम था उसका, हिटलर। और भारत में जो प्रजातंत्र चलता है ये है, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र का पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र अंतर्गत सीमित राजतंत्र, गणतंत्र, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, असंसदीय सरकारें आती रहती है। तो हम बता रहे हैं जहाँ पर जैसा परिवेश रहेगा उसी तरह से वहाँ की तंत्र सिस्टम रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित तालिका से निकाक का वर्गीकरण स्पष्ट हो जाता है। तो कोई निरंकुश है, कोई गणतंत्र है, कोई सीमित राजतंत्र है, कोई गणतंत्र, कोई एकात्मक, संघात्मक, ये सब व्यवस्था कोई संसदीय कोई असंसदीय के रूप में बांटा गया है। निकाक वर्गीकरण की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कार्य के अलावा सरकार को रूप जैसे समाजवादी, लोक कल्याणकारी राज आदि की चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद अंतिम दिया है आधुनिक वर्गीकरण।
आधुनिक वर्गीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट ही हमको याद रखना है कि जब आधुनिक काल में जब परंपरागत और प्राचीन वर्गीकरण की व्याख्या की गई तो उन्हें बताया गया कि राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, ये राजतंत्र में होंगे या कुलीन तंत्र में होंगे या तो प्रजातंत्र में होंगे। दूसरा बताया गया है राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्था के आधार एकात्मक होगा कि संघात्मक होगा, जो आज चल रहा है। कहीं कहीं देखेंगे एकात्मक सरकार है, कहीं कहीं संघात्मक सरकार है। राज्य के कार्य और उद्देश्य के आधार पर समाजवादी है कि लोक कल्याणकारी है कि पूंजीवादी है कि नाजी है कि फासिस्ट है। अब अलग अलग देशों में जाएंगे तो ये सरकारें क्या होती है, चलती है। लेकिन आज के समय दो ही प्रकार की सरकारें हैं, एक समाजवादी होती है या तो समाजवादी या पूंजीवादी होती है या तो दोनों होती है। ठीक है, जब दोनों मिल जाते हैं मिश्रितवादी बोलते हैं। जैसे आगे तालिका में स्पष्ट हो गया तो कह सकते हैं कि राजतंत्र एकात्मक, संसदीय, समाजवादी, कुलीनतंत्र, संघात्मक, अध्यासात्मक, लोक कल्याणकारी, प्रजातंत्र और नाजीवादी। ठीक है, उसके शासकों की संख्या, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण संस्था के आधार पर और कार्य उद्देश्य के आधार पर यह रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर मतलब क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।